बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा विद महविश मुमताज़ बेग। और सबसे पहले तो बढ़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी नाजरीन, तो हमारे पास आज की पहली टॉप स्टोरी है। GBDWP ने 494 मिलियन के पानी और बिजली के 2 मंसूबों की मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेरे सदारत गिलगित बल्तिस्तान डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास मंसूबों के काम की रफ्तार का जायजा। हुकूमत मुफाद आमा के मंसूबों में खसूसी दिलचस्पी ले रही है। मंसूबों की तकमील से इलाके में खुशहाली आएगी, चीफ सेक्रेटरी। नाजरीन, ये जो आज की हमारी पहली टॉप स्टोरी है, इसके हवाले से मैं 2 बातें यहाँ पर कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि ये जो बहुत बड़ा मंसूबा है कहने को, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, चूँकि गिलगित सिटी और स्कर्दू सिटी दोनों ही अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि हमारे पास मिनिस्ट्री भी है, हमारा डिपार्टमेंट भी है और इसके अलावा पोटेंशियल भी है, रिसोर्सेस भी है। लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती से गिलगित शहर और स्कर्दू शहर स्पेशली मैं बता रही हूँ कि दोनों अंधेरे में इस वक्त हैं। ये जो प्रोजेक्ट है और इसके अलावा जैसे कि बाकी दीगर और भी कुछ चंद प्रोजेक्ट्स जो कि चीफ सेक्रेटरी साहब लेकर आए थे, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, IT है और भी चूँकि आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए पिंक बसेस जैसे होगी, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आई विटनेस पर ये बात कहूँगी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी मुलाकात भी अभी रिसेंटली हुई है GB हाउस में, और उन्होंने ये तमाम प्रोजेक्ट्स की मुझे डिटेल भी दी है विद डॉक्यूमेंटेशन, और प्रैक्टिकली भी उन्होंने इन तमाम चीज़ों के सबूत भी दिए हैं। तो यकीनन ये जो प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होने वाले हैं इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से। इसमें हुकूमत का कोई ये हम नहीं कह सकते कि भाई ये तमाम प्रोजेक्ट्स हुकूमत के मरहून मिन्नत है, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। चीफ सेक्रेटरी साहब की ये अकेले की हम बोलें कि ज़ाती एफर्ट की बिहाफ पर उन्होंने ये तमाम प्रोजेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए लेकर आए हैं। इन्होंने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, अपने अगर हम बोलें कि रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, तब कहीं जाके फंड्स बेस्ड पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आए हैं, ताकि हुकूमत का या सरकारी ख़जाने का इससे कोई कनेक्शन ही ना रहे। बाद में ना इसमें करप्शन के कोई चांसेस खुल कर आए हैं, ना बाद में ये कि भाई ख़जाना खाली है तो इन प्रोजेक्ट्स पर पैसे लगना बंद हो गए। और इन प्रोजेक्ट्स के जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बहुत से लिमिटेड हैं। चूँकि प्रोजेक्ट्स ये होते हैं कि PC1 तैयार हुआ, PC2, फिर PC3, 4 में हुकूमत चलेगी, ख़जाना खाली हो गया, प्रोजेक्ट धरे के धरे रह गए। फिर कोई दूसरी हुकूमत आएगी, दूसरी जमात पहुंचेगी तो फिर वो इन प्रोजेक्ट्स को या तो कट कर दे या फिर इनको आगे चलाए। तो ये जो प्रोजेक्ट्स जो कि खसूसी तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ये कम टेन्योर में है, कम टाइम पीरियड में होने वाले, मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। सेकंड, इसमें हुकूमत को कोई हाथ नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर या दीगर जो हमारे वुज़रा हैं उनकी थोड़ी बहुत जो है वो कंट्रीब्यूशन रही होगी, लेकिन पूरा जो क्रेडिट जाता है वो इस वक्त जाता है वानी साहब को, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान। ज़ाती एफर्ट, ज़ाती इंटरेस्ट लेकर, ज़ाती कंट्रीब्यूशन करके वो ये तमाम प्रोजेक्ट GB के आवाम के लिए लेकर आए हैं, और इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी मेरे पास मौजूद हैं। मार्च अप्रैल में इनके चंद प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट भी होंगे, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे दावत भी दी है कि वहाँ पर आके इनकी कवरेज भी हो सकती है, और ये मैं पर्सनली इंटरेस्ट भी लेकर इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक इनकी कवरेज के लिए GB हम और हमारी टीम ज़रूर पहुँचेगी। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को वाकई, बल्कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मिसाल ये कायम की है कि अगर हुकूमत नाअहल हो जाए और अगर हुकूमती नुमाइंदे जो है वो, अगर हम बोलें कि अहलियत ना रखने वाले अगर मैदान में आ भी जाएं, तो एक ब्यूरोक्रेट होने की हैसियत से ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो इलाके को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, इलाके के मसाइल को हल करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसकी मिसाल चीफ सेक्रेटरी, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के हैं, उन्होंने दी है। और यकीनन मुझ जैसे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, या फिर वो लोग जो कि इलाके के लिए दुख दर्द रखते हैं, काम कर रहे हैं इंडिविजुअली अपने बेस पर, वो चीफ सेक्रेटरी साहब को सलाम ज़रूर पेश करेंगे। चलते हैं नाजरीन अगली टॉप स्टोरी की जानिब। बच्ची से ज़्यादती में मुलविस मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा दी जाएगी, हुकूमत। वज़ीर सियाहत राजा नासिर अली खान, कमिश्नर बल्तिस्तान शुजा आलम, डिप्टी कमिश्नर SSP की मुतासरा बच्ची के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतज़ामिया और महकमा पुलिस भरपूर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।
یہ ناظرین ہمارے پاس سیکنڈ ٹاپ سٹوری ہے، چونکہ روندو تورمی کا علاقہ ہے جہاں پر ایک بچی کے ساتھ زیادتی کا کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور بچی نے 8 لوگوں کے نام دیے ہیں کہ ملزمان کی لسٹ میں، جن میں سے چند پکڑے بھی گئے ہیں۔ آئی تھنک 1-2 کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ رہ گئی ہے، باقی کچھ جو ہے وہ اسلام آباد سے ملے ہیں، کچھ جو ہے وہ استاق یعنی روندو سے ہی ان کو جو ہے وہ ڈھونڈ نکالا گیا ہے پولیس کی جانب سے۔ اس میں زیادہ ناظرین کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، میں نے کوشش کیا تھا کہ ذرا اس کو دونوں رخ کو ذرا دیکھا جائے کہ کون قصوروار ہے اور واقعی کون مظلوم ہے۔ اس کے اوپر چونکہ تھوڑی سی انویسٹیگیٹ کی تھی، اور فرمان صاحب چونکہ ان کے ساتھ ان ٹچ میں تھی، اپڈیٹ ان کو بھی ساتھ میں دے رہی تھی۔ جو 2 بندے اسلام آباد سے ہیں جن کو پکڑا گیا ہے، جنہوں نے سلنڈر کیا تھا، اس حوالے سے بھی انفارمیشن میں نے دی تھی ان کو۔ صرف کہنے والی ایک بات ہے کہ لڑکی نے ایک لڑکے کا نام دیا ہے، ان 8 لوگوں کے جو فہرست ہے اس میں سے ایک ایسا لڑکا بھی ہے جو کہ اسلام آباد میں کام کرتا تھا پچھلے کوئی 7-8 ماہ سے، ایک ریسٹورنٹ پہ ہے، جس کا آنر بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ 8-9 ماہ سے یہ لڑکا اسلام آباد میں ہمارے ریسٹورنٹ میں ہی کام کر رہا ہے، جبکہ لڑکی نے اس لڑکے کا نام ایسے دیا ہے کہ یہ لڑکا اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ تو یہ تھوڑا سا یہاں پر شک کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ریکویسٹ کرتے ہیں ہم، چونکہ پولیس اس میں انوالوڈ ہے، کہ کائنڈلی قانونی جو کارروائی ہے اس کو بہتر انداز میں کیجیے، کسی بھی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہ ہو، انصاف ملے تو پھر اسی کو ملے جو کہ واقعی مظلوم ہے، یا پھر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ لڑکی کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کارروائی کرنی چاہیے، آیا کہ کہیں لڑکی بھی ملوث تو نہیں ہے۔ یہ لڑکی نے چند نام ایسے تو نہیں دیے جن کے ساتھ ان کی اپنی کوئی دشمنی ہو، خاندانی دشمنی، گھریلو دشمنی ہم کہیں، یا کوئی ذاتی دشمنی ہو، اس بیس پہ تو کچھ لڑکوں کے نام نہیں دیے۔ تو یہ جسٹ اشارہ دے رہی ہوں اس پورے جو معاملے کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ناظرین ہمارے یہاں ہوتا یہ، ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے، جب بھی اس طرح کے کوئی بھی کیس آئے تو لڑکی مظلوم ہے اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ غلط ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، بہت سے کیسز میں یہ ہیں کہ قصوروار جو ہے وہ لڑکے ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض کیسز ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن میں لڑکوں کو جان بوجھ کے پھنسایا بھی جاتا ہے، اور لڑکی جو کہ مظلوم بنی ہوتی ہے وہ بھی انوالوڈ ہوتی ہے۔ تو جو اس بات ہم بولیں کہ کمیٹی بٹھائی گئی ہے، ان کو چاہیے کہ اس پورے کارروائی کی ذرا بہتر انداز میں اس چیز کو دیکھیں، اور کارروائی کے لیے لڑکی کو بھی جو ہے نا انوالو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلی ٹاپ سٹوری کی جانب۔ بجلی و گندم بحران عوامی ایکشن کمیٹی کا 7ویں روز بھی احتجاج۔ گلگت سکردو اور دیامر میں مظاہرین، تاجروں سمیت سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ حکمران اپنے مفادات کے لیے گلگت بلتستان کا سودا کر رہے ہیں، عوام بھوک سے مر رہے ہیں، حکمران جائیدادیں بنا رہے ہیں، مقررین۔ ناظرین چونکہ گلگت بلتستان میں موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں گندم، بجلی اور پانی کے مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور چونکہ بجلی اور گندم کے بغیر تو ہم بولیں کہ ہماری ڈیلی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو احتجاج ہو رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ عوام بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، انجمن تاجران بھی اپنا کام کر رہے ہیں، شٹر ڈاؤن ہو رہے ہیں، حکومت کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، لیکن حکومت تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد جی بی ہاؤس جو کہ ان کا دوسرا گھر ہے، یا پھر میں یہ بولوں کہ جو ان کا دوسرا صوبہ ہے، وہاں پہ تشریف فرما ہے، روم میں ہیٹنگ کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کرتے ہیں، یا پھر ہم بولیں کہ اعلانات کرتے ہیں کہ ہم تو یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور ہم یہ مسائل حل کرنے کے لیے ہی تو یہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو رزلٹ ہے، آؤٹ پٹ ہے، وہ 0 نکل کے آ رہا ہے۔ عوام پریشان حال میں ہے، عوام احتجاج بھی کر رہے ہیں، آواز بھی بلند کر رہے ہیں اور مسائل کا شکار بھی ہیں۔ اب یہاں پہ ڈسکس کرنے والی ناظرین 1-2 باتیں ہیں، چونکہ اس میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی شرکت ہے۔ اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کروں تو پیپلز پارٹی کے بھی جو ہے وہ ارکان اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں پھر؟ سوال ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ کے بھی تو کچھ لوگ اس وقت اسمبلی فلور پر موجود ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور باقی حکومت تو جو حکومتی نمائندوں کی بات کریں
तो वो तो वैसे भी असम्बली फ्लोर पर वो तो इक़्तिदार में है। इसके अलावा नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं चंद, वो भी इस तरह के एहतजाज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, एहतजाज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे दो नताइज अख़ज़ किए जा सकते हैं। आया तो ये कि आप लोग ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं कि आप लोगों की अपनी जो हुकूमत चल रही है वो नाअहल है, और नाअहल आप लोग ख़ुद भी हैं क्योंकि आप लोगों से डिलीवर नहीं हो पा रहा, इसलिए आप ख़ुद जो है वो एहतजाज में पार्टिसिपेट करके अपने ख़िलाफ़, अपनी जमात के ख़िलाफ़, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ आप लोग जो है वो नाराबाजी कर रहे हैं। या फिर अगर हम ये बोलें कि सेकंड नतीजा हम ये भी अख़ज़ कर सकते हैं कि आप लोग अपनी पार्टी के साथ ही सिंसेयर नहीं हैं। आप वो थाली के बैंगन हैं जो कि अपोजिशन के साथ भी बचते हैं। आप असम्बली में जो है वो अपनी हुकूमत के साथ भी बचते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आवाम के दरमियान भी आकर बैठ जाते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दूँ तो इस वक्त जो है वो काज़िम मीसम साहब वज़ीर ज़राअत हैं, बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री इनके पास हैं, हुकूमत में इनकी जो है वो एक अच्छी पोजीशन है, असम्बली फ्लोर में इनकी एक कुर्सी है और वो बैठ के आवाम के साथ ये बोल रहे हैं कि भाई हम आपके दुख दर्द में शरीक हैं। वाकई गिलगित बल्तिस्तान में ये मसाइल हैं, हुकूमत से हल नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैंने शुरू में दो नताइज अख़ज़ किए थे, उस पर काज़िम मीसम साहब तो फिर पूरे उतरते हैं कि वो ये मानते भी हैं कि हुकूमत नाअहल है और ये जो मिनिस्टर्स हजरात हैं वो भी इस वक्त नाअहल है, काबिलियत उनमें है नहीं। खाना पूरी हो रही है, जो सीट्स मिली हैं टेक्नोक्रेट में भी अगर हम बात करें, पूरे असम्बली फ्लोर की बात करें, या सेकंड जो नतीजा अख़ज़ किया था थाली के बैंगन, यहाँ भी बजना वहाँ भी बजना। तो काज़िम मीसम साहब को बल्कि सवाल है कि आपको आइडिया है कि आप कर क्या रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन काज़िम मीसम साहब के वाले से मैं एक बल्कि जो ये ट्रेंड सेट करते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ कि इनका तरीका क्या होता है। पहले तो ये असम्बली में कुर्सी पर बैठ के जो है वो शराब की बिलों पे साइन भी कर देते हैं कि टैक्स लगना चाहिए, दीगर जो है वो मामलात चलने चाहिए, हुकूमत का साथ देते हैं। अगर वीसी के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज हो रहे हों तो वो ऐलान करते हैं, जो कि लीडर हैं इस वक्त हल्का नंबर 2 और स्पेशली बल्तिस्तान के चंद लोग उनको लीडर अगर मानते हैं तो उनके मुताबिक कि लीडर साहब कहते हैं कि भाई मैं आऊँगा, एहतजाज में बैठूँगा, और एहतजाज में आते भी हैं और एहतजाज में आने के बाद कहते हैं कि एहतजाज ख़त्म करें, इनको यहाँ से धक्के मार के मैं निकालूंगा। और होता और उसके कुछ बरक्स ही है, जो एहतजाज चल रहा होता है, धरना, वो तो ख़त्म हो ही जाता है। वीसी साहब भी जो नहीं है मज़े से और बड़े दिलेराना अंदाज में कहते हैं तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले, और वो अपने टाइम जो उनका अपना स्केजुअल है या जो उनका अपना तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो चलते फिरते हैं। यानी कि काज़िम मीसम साहब डबल ढोलकी वाला रोल प्ले करते हैं। एक तरफ तो हुकूमत के साथ खड़े होकर कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, इस वक्त हम सीएम के साथ हैं, हम दीगर वज़रा के साथ हैं, जो वो बिल लेकर आएंगे हम साइन करके हम उसको पास करेंगे, और आवाम के साथ धरने में आकर उनको ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि धरना ख़त्म करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मैं ये मामला ठीक करूँगा। अगर मामला ठीक करने ही होते तो वीसी को क्यों नहीं हटाया, वीसी को क्यों नहीं आपने धक्के मार के, जो कि आपके अपने वर्डिंग थे, अल्फाज आपके थे कि इनको मैं हटाऊंगा यहाँ से, होता कौन है, यहाँ पर आया कैसे है, इस तरह के अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, धरना ख़त्म हो गया, लोगों ने आप पे भरोसा किया, एतमाद का जो है वो मुजाहिरा किया, लेकिन वीसी को तो आप हाथ भी नहीं लगा पाए। और आज दोबारा आप इसी धरने में आकर बोल रहे हैं कि भाई अब बिजली, पानी, गंदम ये मसाइल हैं, कौन हल करे। आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं? सवाल तो ये है, आपको समझ में आ रहा है कि आप इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन असेंबली में तो आप हुकूमत के साथ हैं। आप ही हैं जो कि सीएम के आगे झुक के आप उनको सलाम किया करते हैं, और आप आज लोगों के दरमियान बैठ के आप उनको जो है वो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये डबल ढोलकी नहीं है तो काज़िम मीसम साहब ये क्या है? इसके ऊपर आवाम को सोचना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि आगा अली रिजवी साहब हैं धरने में, इसलिए आपकी शिरकत वहाँ पर है, तो आगा अली रिजवी साहब तो एक बल्तिस्तान में लीडर हैं, गिलगित बल्तिस्तान में वो लीडर के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। अगरचा उन्होंने अभी जो है वो उन्होंने भी सियासत शुरू कर दी है, लेकिन वो एक हमदर्द लीडर हैं और इसको पूरा गिलगित बल्तिस्तान मानता है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन आगा अली साहब भी चूँकि सियासत कर रहे हैं, सबके सामने है, अच्छी सियासत कर रहे हैं, मानते हैं नाज़रीन आगा अली रिजवी साहब को, सियासत बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन आगा अली रिजवी साहब ये कहाँ की सियासत है कि आपने अपने आपका जो वज़ीर है, जिसको आपने चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनको बैठना चाहिए था
असम्बली फ्लोर पर, असम्बली की सीट पर उनको बैठकर वहाँ पर ये पानी बिजली के हवाले से बिल पास करना चाहिए था। उनको आपने वहाँ से उठा के अपने साथ धरने में बिठा दिया है, और जो कि धरने में जिनको बैठना चाहिए था कौंसल की सीट पर इस वक्त शेख नूरी साहब हैं, वो तो इस वक्त छुपकर जो है इस्लामाबाद जीबी हाउस में हैं। शेख रजाई का आता पता नहीं है। चंद लोगों के मुताबिक जो है वो इस वक्त गिलगित में है, चंद लोगों के मुताबिक वो इस वक्त इस्लामाबाद में है। तो वो हैं कहाँ जिन्होंने वाकई आवाम के लिए सामने निकलना था, जो कि आवाम के वोटों से नहीं आए। और नाज़रीन एक और बात बताऊं, जब हम बात करते हैं कि भाई इस तरह से शेख नूरी साहब की कुर्सी तो जो है वो इस वक्त कौंसिल की सीट पर है, उनके कौंसिल की सीट के हवाले से अगर पूछा जाए कि आपको आइडिया है कि सीट कहाँ पर है, तनख्वाह आपको मिल रही है और काम आपको दिख नहीं रहा, तो वो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं हमसे। जब हम शेख अकबर रजाई साहब के हवाले से बात करें कि सीट आपकी टेक्नोक्रेट की है और चूंकि डबल के ट्रिपल आप लोगों की भी तनख्वाहों में इजाफे हुए हैं, लेकिन जब आवाम के ये मसाइल आते हैं तो आप लोगों को आवाम के दरमियान में आके बैठना चाहिए। आप लोग ये बोलते हैं कि भाई ये सीट तो जो है वो, फिर एक नाज़रीन फिर एक बड़े मज़े की बात सामने आती है। शेख अकबर रजाई साहब तो इन बातों को बुरा मान के बैठ जाते हैं और फिर हमारे पीछे बंदे छोड़ देते हैं कि आपको FIA के हवाले करेंगे, आपको इस तरीके से आपको टॉर्चर किया जाएगा। मतलब कि सियासत कर रहे हैं और चंद जो नहीं है वो तनकीद बराए इस्लाह की बातें उनको हजम नहीं होती, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब आपके अंदर बर्दाश्त की हिस्स नहीं है तो सियासत में आप आए ही क्यों हैं। और आप जो है फिर उसके अलावा नाज़रीन ये लोग जो है वो उल्मा का लिबादा भी ओढ़ के बैठते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे उल्मा के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो उल्मा खुद हलाल और हराम में पहचान न कर सके, जो कि अपने तनख्वाहों में अपनी जायदादें बना रहे हैं, क्या उनको टेक्नोक्रेट की सीट इसलिए दी थी कि वो आके अपनी जायदादें बनाए जाए? क्योंकि टेक्नोक्रेट की सीट के हवाले से अगर उनसे सवाल करें तो वो जवाब देते हैं कि भाई हम कोई अवामी वोट लेकर नहीं आए, अवामी मैंडेट से नहीं आए, ये जो सीट हमें मिली है, ये कुर्सी तो हमें पार्टी ने दी है। तो आया सवाल ये है कि जो आपकी पार्टी है उसको जमात बनाया किसने है? इसी अवाम ने बनाया है ना। और आपकी तनख्वाहें आपकी जेबों में इन्हीं अवाम के पैसे जा रहे हैं ना। और फिर आप जो है वो रौब दबदबा आप दिखाते हैं कि भाई हमारा आवाम से क्या लेना देना। तो आप उठ जाए ना, कुर्सी तो आपको जायदादें बनाने के लिए तो नहीं दी थी। ये मेरा सवाल है शेख अकबर रजाई साहब से, जो कि बातों को बुरा मान जाते हैं, पीछे हमारे अपने चेले छोड़ देते हैं। शेख नूरी से ये मेरा सवाल है, कौंसिल का इनको आता पता नहीं है, कौंसिल की सीट कहाँ है? अभी तक उनको ऑफिस शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन तनख्वाहें उनको पिछले जो है वो 8-9 माह से आराम से उनकी जेबों में जा रही है। तो क्या अगर ये उल्मा हैं तो क्या उल्मा को ये हलाल और हराम में फ़र्क नज़र नहीं आता कि वो बैठ जाएं एक जगह पर और मुफ्त की रोटियां तोड़े आ रही है, उनको इनकम आ रही है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहे? तो क्या ये जो पैसा है वो हलाल का पैसा है? ये सवाल तो फिर बनता है। लेकिन ये हमारे ऐसे सियासतदान, मैं इनको कहूँगी, उल्मा कहूँ सियासतदान कहूँ, समझ नहीं आता, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। पीछे चेले भी छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारी शान में गुस्ताखी भी की है, हम आलिम दीन है। तो भाई आप सियासत में क्यों आए हैं? उल्मा का क्या काम है सियासत में? सियासत में तो सियासतदान आते हैं। उल्मा का काम तो जो है वो दीन को जो है वो फ़रोग़ करना है, लोगों को दीन सिखाना, समझाना, लोगों को हलाल हराम की पहचान करना है। ये नाज़रीन ये बात बोलने पे हमें ये जो हजरात हैं मजबूर कर देते हैं, फिर उसके बाद खुद नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, खुद खफा हो जाते हैं, पैगामात भिजवाते हैं। हमें आप लोगों के पैगामात की ज़रूरत नहीं है। जो कुर्सी आप लोगों को दी है ना, काइंडली आप आवाम के लिए वो काम करके दिखाएं। काम नहीं करते हैं तो फिर आप कुर्सी छोड़ दें। काजिम मिसन साहब को उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि आया अगर मैं हुकूमत के साथ ग्राउंड फ्लोर पर एहतजाज में बैठा हुआ हूँ तो सबसे पहले मेरा काम मुझे इस्तीफ़ा देना चाहिए था। वो मुस्तफ़ी होकर आवाम के दरमियान बैठते तो वो लीडर कहलाते। वो वाकई फिर हम कहते हैं कि भाई आगा अली रिजवी साहब की ये जो है अगर जानशीन अगर हम कह लें तो वो सूट भी करता है। लेकिन वो समझने शायद अभी एहतजाज हो रहा है, अवाम चूँकि मुतासरीन में शामिल हैं, तो मैं इनके साथ आके इनके दुख दर्द में बैठ जाता हूँ, शरीक हो जाता हूँ और लोग समझेंगे कि भाई देखे मैं सेकंड आगा अली रिजवी बन गया हूँ। तो काजिम मिसन साहब इस तरह से नहीं होता कि आप CM साहब के आगे झुक के सलाम भी करें, वुज़रा के साथ आप बैठे, ऑपोजिशन के साथ आप जो नहीं है हंसें खेलें कूदें आप उनके साथ भी, और फिर आप आवाम के साथ दरमियान में भी आके बैठ जाएं और आप आगा अली रिजवी तो नहीं बन जाते इससे। आगा अली रिजवी साहब को भी चाहिए कि अपने जो इस वक्त इन्होंने अवामी नुमाइंदे कहकर जो सामने लेकर आए थे जिन लोगों को, उनको थोड़ी बहुत या तो सियासत सिखाएं या तो फिर जो है वो अगर हम दूसरे प्रोस्पेक्टिव्स में कहें तो कम से कम आवाम के जो जज्बात हैं उनके साथ तो ना खेलें। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब।
काचो इम्तियाज़ हैदर खान की क़यादत में नौजवानों का गंदम और बिजली बहरान के ख़िलाफ़ एहतजाज। जीबी हुकूमत की नाअहली और वज़रा की बेहिस्सी पर बेहद अफसोस है। काचो इम्तियाज़ हैदर। नाज़रीन, ये जो स्टेटमेंट काचो इम्तियाज़ साहब का है, नो डाउट कि वो हमें एहतजाज में आवाम के यानी कि नौजवानों के साथ शाना बशाना दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या जीबी का अस्कर्दू हो, तो उनको जो है वो हम कहें कि ग्राउंड रियलिटी पर वो इस वक्त दिख रहे हैं, मौजूद हैं नौजवानों के साथ ही बिल्कुल। और चूँकि जो ये संगीन मसाइल बने हुए हैं, गंदम का, बिजली का, ये जो बहरान है, इसके ख़िलाफ़ वो हक़ाइक़ भी बयान कर रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इनका हल कहाँ से आएगा और किन लोगों के पास है। चूँकि वो हुकूमत में रहे हैं और वो एक लीडर के तौर पर उन्होंने काम करके दिखाया है। अब उनके पास जो एक कुर्सी थी, यानी कि जो उनका हल्का था, हल्का नंबर 2, अभी उसी हल्का नंबर 2 से काज़िम मीसम साहब भी हैं असम्बली में, ग्राउंड फ्लोर पर काज़िम मीसम साहब भी अभी हैं और नो डाउट के काचो इम्तियाज़ साहब भी थे। और नाज़रीन, ये भी मैं बताती चलूँ कि मैंने अपना आई विटनेस पर ये बात कह रही हूँ कि काचो इम्तियाज़ साहब को असम्बली में मैंने देखा है जिस तरह से वो सीएम को भी जो है वो आंखों में आंखें डाल के उनको भी वो बता रहे होते थे कि ये जो ऑर्डर लाया गया है या जो भी जो आवाम के मुफाद में नहीं है काम, उसको हम आपके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे जो भी मामला हो, हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं। और काज़िम मीसम साहब को भी असम्बली में देखा है जहाँ पर सीएम जो कुछ भी बोलता है उनके पीछे वो चुप करके गर्दन हिला रहे होते हैं, चाहे वो शराब अफ्यून का बिल हो उसको साइन करके पास कर देते हैं, उनका साथ देते हैं और उसके बाद आवाम के सामने आके धरने में भी बैठ जाते हैं। इस तरह की दोला पॉलिसी भी उनके सामने हमारे सामने है। और काज़िम इम्तियाज़ साहब के हवाले से जब बात करें तो कुछ लोग जो है वो उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं कि जो शख्स पैसा लेके फ़रार हो गया, जिसने पार्टी को धोखा दिया, वो क्या पार्टी का वो क्या हल्का नंबर 2 यानी कि बल्तिस्तान का क्या लीडर होगा? तो मेरा सवाल फिर उन लोगों से है कि क्या वो आप लोगों का लीडर होगा जो कि सीएम के सामने झुक झुक कर बैठते हैं और आवाम के सामने आके सीएम को ही गालियां दे रहे हैं इस वक्त? क्या वो लीडर होगा जो कि असम्बली में बैठकर शराब अफ्यून के बिल को जो है यानी टैक्स के बिल पर साइन कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं और आकर जो नहीं मुहर्रम में किसी दूसरी मौजूद शख्सियात के ऊपर जो है वो बात करते हैं? क्या वो फिर आप लोगों के साथ वफा कर रहे हैं? क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? फिर यकीनन नाज़रीन, कुर्सी तो फिर सेम ही होगी ना, क्योंकि असम्बली में आप दोनों की एक ही कुर्सी थी। उसी कुर्सी पे जो है वो काचो इम्तियाज़ साहब भी बैठे हैं, आज जो है काज़िम मीसम साहब भी बैठते हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि काज़िम मीसम साहब इत्तेहादी हैं हुकूमत के और काचो इम्तियाज़ साहब जो हैं वो अपोजिशन में थे। अपोजिशन में होकर सीएम के साथ टक्कर लेकर और हुकूमत के साथ जो है वो उन्होंने हर बात पे स्टैंड लिया है और आवाम के लिए जो ठीक था, जो बेहतर था, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, काज़िम मीसम साहब चूँकि इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी होने मजबूरी कह लें या इसको कोई दूसरा नाम भी दिया जा सकता है कि सीएम जो बोलेगा हाँ में हाँ कहेंगे, चाहे सीएम गलत करे, चाहे कुछ ऐसे भी मामला सामने आ जाए जो कि अवामी मफादात में ना हो, फिर भी साथ ही जो है वो गर्दन हिलाए जाते हैं। तो नाज़रीन, फिर फैसला तो आपके ऊपर ही है ना, कि कहते हैं ना कि लीडर और गीदड़ में फ़र्क जान कर जीना चाहिए। नाज़रीन, आखिरी टॉप स्टोरी हमारे पास है। सदर बज़्म इल्म फ़न स्कर्दू असलम सहर की ज़ेरे सदारत इजलास अरगुन फेस्टिवल के हवाले से महफिल मुशायरा का इनेकाद खुश आइंद है बज़्म इल्म फ़न। यहाँ पर नाज़रीन ये टॉप स्टोरी आज इसलिए रखी गई कि ये बताया जा सके कि जो बल्तिस्तान की जो सकाफ़त है उसको ज़िंदा रखने में यकीनन असलम सहर साहब जो है उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और हम सबको जो है वो उनके इस काम को सराहना भी चाहिए। जब भी बात की जाती है असलम सहर साहब की तो नो डाउट के एक इज़्ज़त की निगाह से उनको देखने को दिल करता है, क्योंकि उन्होंने जो बल्तिस्तान की सकाफ़त को जिस तरीके से वो प्रमोट भी कर रहे हैं, उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं और उसको प्रिजर्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो यकीनन इसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम सबको जो है यकीनन मैं बोलूँगी कि उनको सलाम पेश करना चाहिए। और क्या ही अगर अच्छी बात होती कि हर बंदा ये सोचता है कि जो भी उसका डिपार्टमेंट है, जो भी फील्ड है, उसमें वो इतनी ही संजीदगी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ काम करें,
तो नो डाउट कि हमारे तमाम के तमाम डिपार्टमेंट भी ठीक हो जाएंगे और जो हमारा अपना काम भी है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको भी हम अंजाम देंगे। लेकिन नाज़रीन, हमारे यहाँ होता यह है कि कोई भी एक बंदा काम करे, अच्छा अपनी तरफ से काम करने की कोशिश करे, तो टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, उसकी जो है वो हौसला अफजाई की बजाय उसको इतना डिग्रेड कर देते हैं कि बेचारा दोबारा उठ ही नहीं पाता और जो काम कर रहा है उसको भी छोड़ देता है। तो कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। और असलम सहार के जो ये इनिशिएटिव हैं, जैसे भी काम करते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट आउट क्लास होता है, तो इस हवाले से इनको अप्रिसिएशन जो है वो अरमान टीवी के ज़रिए से मैं खुद भी देना चाहूँगी। इसी के साथ नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।